साल था उसकी जो ग्रोथ रेट थी वो करीब करीब 5.9 थी और हमारे 9 साल की जो ग्रोथ रेट है जीडीपी की वो करीब करीब 6.2% है। और वो जब 2008 से आप देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में रिसेशन का दौर है। सैकड़ों की संख्या में अमेरिका में बैंक डूब गए, सैकड़ों की संख्या में पूरे यूरोप में बैंक डूब गए, जो कि विकसित देश हैं और बहुत सारे देशों को तो यूरोपियन यूनियन ने एक मिनट प्लीज कंप्लीट कर एक मिनट में कंप्लीट कर रहा हूं। यूरोपियन यूनियन ने बकायदा बहुत सारे देशों को पैकेज देने का काम किया, जिसकी वजह से वो देश आज दोबारा से उठकर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि देश बैंकरप्सी कगार पे थे। लेकिन उस सबके बावजूद भी थैंक्स टू मनमोहन सिंह जी, जिन्होंने इस देश को बचाए रखा, एक भी बैंक डूबने नहीं दिया और साथ साथ गरीबों के साथ साथ अपने पूरे देश के आवाम को विकास देने का काम किया और सुविधा देने का काम किया। और एक चीज लास्ट में और कहना चाहूंगा, भाई साहब स्टूडियो है जो पिछले साल की स्टूडियो है नहीं स्टूडियो है, बिल्कुल मैं जानता हूं, लेकिन आपने बात ऐसे छेड़ दी है जिसमें मेरे को उत्साह में रहना, जिसमें मुझे जवाब देने का मेरा दायित्व है और जिसमें मुझे सच बताने का। आप जिस अमीरी की बात कर रहे हैं वो अमीरी मनमोहन सिंह जी के ऊपर हावी, अमीरी की बात नहीं कर रहा, पूछना चाहूंगा। आप बताइए, सब मंत्री अतुल जी आपकी सरकार ने अतुल जी ज्यादा जोर से बोलने से चीजें सही नहीं हो जाती हैं। ज्यादा जोर से बोलना मुझे भी आता, नहीं बोल सकता हूं, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि पिछले 9 साल में यूपीए गवर्नमेंट की सरकार में हम लोगों ने जिस तरह सुविधाएं मिली, मैं बताता हूं आपको कहां पर पिछले 9 साल में जिस तरह से यूपीए गवर्नमेंट की सरकार में जीडीपी की ग्रोथ देखेंगे तो सर्विस सेक्टर में गरीब को रोटी चाहिए, जीडीपी नहीं चाहिए। 9% होता है मेरे पास भी पेपर है। राजीव जी क्या बात कर रहे हैं राजीव जी एक मिनट लास्ट सेंटेंस बस। हम 9% अगर जीडीपी में सर्विस सेक्टर की ग्रोथ है, वो जब ग्रोथ है फाइनल प्रोडक्ट जब खरीद पा रहा आदमी, जब जेब में पैसा गया है 27 रुपए इसका मतलब निश्चित रूप से जेब में पैसे देने का काम किया। सिद्धार्थ जी मुझे पहले एक अर्थशास्त्री की नजर से कुछ बताइए, तब मैं राजनीतिक टिप्पणियों पर जाऊंगा। जी 27 रुपए में 1 लीटर दूध नहीं आता इस देश में। 27 रुपए का आप समझ रहे हो, गलत समझ रहे हैं। कारण यह जो सरकार की जिम्मेदारी स्वास्थ्य की है, जो सरकार की जिम्मेदारी शिक्षा की है, राइट टू राइट टू फूड के साथ पूरे देश में इंदिरा आवास योजना के साथ आपको कहना से मकान सरकार की है। अरे आपकी सरकार तो भैया राम राज्य ले आई है। क्या चीज? आपकी सरकार तो राम राज्य ले आई है। भारत देश अमेरिका से ज्यादा राम राज्य की बात करने का काम भारत देश सुपर पावर हो गया। भारतीय पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सुन रहा होगा इस बात को, जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार उनके भी आंकड़े आए थे। सिद्धार्थ जी रुकूंगा। सिद्धार्थ भाई सबसे पहले सारे कुतर्क हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है इस देश में। सर सबसे पहले तो आप इनके समावेशी विकास की बात सुन लीजिए। इनका समावेशी विकास वो सरासर झूठ का पुलिंदा है। अगर ये लगातार सिद्धार्थ भाई पहले आप कसम खाइए कि आप भारतीय जनता पार्टी, सपा और बसपा और किसी दूसरे दल के सदस्य नहीं हैं और ना उस विचारधारा से प्रेरित हैं। नहीं, मैं किसी दल का सदस्य नहीं हूं और आप एक केवल आर्थिक पत्रकार हैं, ये पहले कसम खाइए। जी स्वागत है आपका। जी अब बोलिए। हाँ चूंकि ना फिर राजीव भाई को ये लग जाएगा कि मैंने आपको सिखा के समझा बुझा के यहां बैठाया है। मुझे क्यों आजकल मैं कांग्रेसियों को यही लगता है कि अग्रवाल भी भाजपा के प्रवक्ता हो गए। मैं कतई भी शुद्ध नहीं हूं। अग्रवाल भी भाजपा के प्रवक्ता हो गए। आपका वो सम्मान करता हूं। क्या कहा आपने लास्ट में? अतुल अग्रवाल भी भाजपा के प्रवक्ता हो गए। कांग्रेसियों गौरव भाजपा के प्रवक्ता है, ना कांग्रेस के प्रवक्ता है। अमिताभ जी भाजपा कांग्रेस के प्रवक्ता है। आप लोग बात सच को सच कहने की हिम्मत रखते हैं, मैं आपको बधाई देता हूं, आपके चैनल को बधाई देता हूं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने सन 47 से लेकर आज तक विकास किया है, विकास करेंगे और इस विकास के दम पर 2014 में जाएंगे। समझ गया आगे मिलना पक्का भाई साहब। सिद्धार्थ भाई अपनी बात कहिए। अब कोई त्यागी जी नहीं, त्यागी जी अब नहीं, अतुल आप भी नहीं, सिद्धार्थ भाई बोलिए। सिद्धार्थ जी स्वागत है आपका। त्यागी जी नहीं, कमेंट्री नहीं करो भाई। नहीं, राजीव जी अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे थे और उनको पूरा अधिकार है अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, उसमें कोई बुराई नहीं है।
और मैं जहां तक ये कहना चाहता हूं, जिस समावेशी विकास की बात ये कर रहे हैं और जिस विकास को लेकर इतना बड़ा जो ढिंढोरा पीटा गया, आप 2004 से अपनी सरकार को लीजिए 2008 तक, आप कहते हैं 2008 के बाद मंदी आ गई, पूरे वर्ल्ड में आई, यूरोप की मार्केट, त्यागी जी पूरे वर्ल्ड में मंदी, त्यागी जी त्यागी जी बहस मैं कंडक्ट कर रहा हूं, ऐसे नहीं कंडक्ट करूंगा, रनिंग कमेंट्री नहीं। अतुल जी बोलिए, प्लीज बोलिए भैया, बोलिए। अतुल जी, इस देश की अधिकांश जनसंख्या खेती किसानी पर जीवन यापन कर रही, क्या ये बात सच है अथवा नहीं? ठीक है, सच है। ठीक है। इसके अलावा जरा मैं जानना चाहूंगा, जब आप इनसे सवाल कीजिएगा तो जरा पूछ लीजिएगा कि जरा मेहरबानी करके 2004 से लेकर 2013 तक कृषि क्षेत्र के विकास की दर के बारे में जानकारी दे दें कि कृषि क्षेत्र में कितना विकास हुआ। आप 1 या 2% जो विकास कहते हैं वो दरअसल नेगेटिव ग्रोथ है। आप कैश क्रॉप के दम पर आप ये कहते हैं कि विकास हुआ है। समावेशी विकास कहां से हो गया? खनन में, रियल एस्टेट में और टेलीकॉम में, और टेलीकॉम में और खनन में क्या हालत हुई है, कैसे विकास हुआ है? यहां खनन में, टेलीकॉम में वहां आपको 30% विकास दिखता है, और जब आप समग्र विकास की बात करते हैं तो आप ऐसा 8%, 9% का ग्रोथ हमने छू लिया। जब आपका जो बेसिक कोर जो जीवन यापन करने का जरिया है, जब कृषि वहां पे आपकी नेगेटिव विकास की दर है, तो आप कहां से कह रहे हैं कि आपने समावेशी विकास कर लिया? कहां से हो गया? दूसरी बात, आपने कहा कि साहब आपने बाजार बढ़ने की बात कही, आप ये कहिए कि रुपए की क्रय शक्ति कितनी बढ़ी? आज की तारीख में किसी की जेब में है, वो उससे कितना सामान खरीद सकता है? तीसरी बात, डॉलर का भाव कहां पहुंच गया? जी, अब ये 32 और 26 रुपए, 33 रुपए वाला अमीर हो गया, 27 रुपए वाला अमीर हो गया। मैं तेंदुलकर साहब को गलत नहीं कहता हूं। तेंदुलकर साहब ने ईमानदारी से ये जोड़ना शुरू किया, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये बुनियादी सुविधाएं देना केंद्र सरकार का दायित्व है, ये स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट को देना चाहिए, ये राज्य सत्ता से उम्मीद की जाती है। अब शिक्षा और स्वास्थ्य में आपका निवेश 0 होता जा रहा है। आप वहां पे निवेश कर नहीं रहे हैं, वो निजी क्षेत्र को दे रहे हैं। तो आप मानवीय गरिमा के साथ जीने के लिए खाना, दवा, पढ़ाई और मकान, इनको आप 33 रुपए में किसी एक व्यक्ति को कैसे पूरा कर सकते हैं? तेंदुलकर साहब ने सही कहा, उन्होंने कैलोरीज के आधार पर आकलन किया। आपके राशन की दुकान पर जो भी चीजें बिकती हैं उनके रेट लिए सिद्धार्थ भाई 600 ग्राम का खाना, राजीव जी एक मिनट, 600 ग्राम का खाना, सिद्धार्थ भाई ये सब खरीदने की जरूरत कहां है गरीब को? सरकार सब तो ये दे रही है, बकौल राजीव जी सरकार सब दे रही है, घर, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा सब दे रही है। आम जो गरीब आदमी को कह रहे हैं ना, वो हाथ में धरा रहे, रोटी खुद उसके मुंह में कांग्रेस डाल देगी। 17 करोड़ गरीब कम हुए हैं, इससे आप सीधे तौर पे मान लीजिए 14,000 करोड़ की सीधी सब्सिडी ये अब इनको नहीं देनी पड़ेगी। 14,000 करोड़ रुपए की सीधी सब्सिडी जो आप डायरेक्ट तरीके से देते हैं, जो आपकी स्कीमें हैं, उन स्कीमों में आपने विड्रॉ कर लिया। इतना पैसा अब आपको नहीं देना पड़ेगा। इतना पैसा अब आपको नहीं देना पड़ेगा, आपने गरीब कम कर दिए हैं। राइट टू फूड एक्ट जब आएगा, आप उसके तहत जो खाना देंगे, इसके अलावा आपकी तमाम सारी योजनाएं हैं जिसके तहत इन गरीबों को तमाम सारे पेंशन, तमाम सारी अन्य सुविधाएं। नहीं दीक्षित जी, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जिन लोगों को ये सुविधाएं मिल रही थी, सिर्फ 1 रुपए का ऊपर नीचे करके आप अब सुविधाएं नहीं देंगे, तो क्या लोगों में नाराजगी होगी? ये भी समझना पड़ेगा ना दीक्षित जी। जी दीक्षित जी, क्या लोगों में नाराजगी नहीं बढ़ेगी? क्या ये जो आंकड़ेबाजी है जब ये जमीनी तौर पे जाएगी, जिनको लाभ मिल रहा था 17 करोड़ लोगों को, अब वो लाभ नहीं मिलेगा, अगर मिल रहा था तो नाराजगी तो बढ़ेगी। नहीं, मिल रहा था, अगर का प्रश्न ही नहीं, मिल रहा था ना। देखिए, केंद्र की सरकार खाद्य सुरक्षा अध्यादेश लाई। पहली बात तो यह कि अध्यादेश की आवश्यकता नहीं थी, कोई आपातकाल नहीं था। संसद में इस प्रश्न पर बहस होती कि खाद्य सुरक्षा विधेयक के प्राविधानों में क्या क्या जरूरी है और क्या क्या जोड़ा जाना चाहिए। और उसी समय उस विधेयक अगर संसद में आया होता तो उसी समय गरीबी की परिभाषा तय हो जाती, अभावग्रस्त लोगों के प्रश्न उठते, और एक व्यक्ति को सामान्यतया घर, रोटी, शिक्षा, दवाई, सामान्य सुविधाओं के बारे में भी एक आंकड़ा भारत की संसद में आता और एक ठीक से बहस होती, और तब यह विधेयक अगर आता संसद में पारित होने के बाद, तो माना जाता कि केंद्र सरकार देश के गरीबों के बारे में सोचती है, देश के गरीबों के बारे में बहस को तैयार है, देश के गरीबों के बारे में जानकारी लेने को भी तैयार है।
एक तो वो जो विधेयक था उसे अध्यादेश की शक्ल में लाया गया, यहीं पर शंका हो जाती केंद्र सरकार की नीयत ठीक नहीं थी। दूसरी बात, इन ताजे आंकड़ों के माध्यम से केंद्र की सरकार ने पूरे देश के गरीबों के साथ अश्लील और भद्दा मजाक किया है। इससे बड़ा अश्लील और कोई निर्णय हो ही नहीं सकता। अभी राजीव जी हमारे मित्र कह रहे थे कि तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया है। नहीं, खारिज नहीं किया गया। अभी आपके सामने ही उन्होंने कहा, वो कह रहे थे, वो कह रहे थे। हाँ, और प्रधानमंत्री सही नहीं है, सबसे गलत है। ये तो सही है। टाइम्स ऑफ इंडिया में आया हुआ है, देखिए, ये देखिए पेपर में आया हुआ पूरी डिटेल आई हुई है। सुन भी लीजिए भाई साहब, मैं भी पेपर दिखा सकता हूँ, पूरी डिटेल आई हुई है, पूरी स्टोरी लगी हुई है। सुन भी लीजिए, प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार, सुन भी लीजिए, रंगराज अगर तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट को खारिज किया होता तो फिर रंगराजन समिति के आधार पे, इन आंकड़ों के आधार पे, इस फॉर्मूले के आधार पे एक नया आंकड़ा क्यों दिया जाता? राजीव जी, ये भी समझना, सवाल पूछूंगा आपसे। जी दीक्षित जी, प्लीज कंप्लीट कीजिए। हाँ, मैं ये निवेदन कर रहा था कि रंगराजन एक समिति बनाई गई, उनको कहा गया कि आप नए सिरे से परिभाषा तय करें। देश का दुर्भाग्य है कि इस समय प्रधानमंत्री जी विद्वान अर्थशास्त्री हैं और अर्थशास्त्र के ही विद्वान माने जाते हैं। दूसरा दुर्भाग्य है कि मोंटेक अहलूवालिया अर्थशास्त्री हैं, वो भी अर्थशास्त्र के विद्वान माने जाते हैं। तीसरा दुर्भाग्य यह है कि इनके साथ जितने भी लोग जुटे हुए हैं वो आर्थिक आंकड़ों पर, जीडीपी पर, कथित इंक्लूसिव ग्रोथ पर, इस पर तो चर्चा बहुत करते हैं, लेकिन किसी को भी जमीनी समझ नहीं है कि गांव में एक गरीब को कैसे तेल मिलता है, गांव में एक गरीब को कैसे दवा मिलती है। अस्पताल काम नहीं कर रहे, सब कुछ निजी क्षेत्र में चला गया है। गरीबों के बच्चों के स्कूल है नहीं, अस्पताल किसके क्षेत्र में चला गया है। 27 रुपया तो बड़ा अस्पताल एनएचआरएम घोटाला किसने किया? क्या केंद्र सरकार ने किया? एनएचआरएम घोटाला या जितनी भी योजना है, जननी सुरक्षा योजना हो, चाहे बच्चों की योजना हो, यहाँ घोटाले का प्रश्न वो कौन दे रहा है? राजीव जी, सरकार पैसा देती है, राजीव जी, राज्यों का है। राजीव जी, आपका विषय इसलिए ठीक नहीं, ये तर्कपूर्ण नहीं, क्योंकि ये मसला राजस्थान का भी है। हाँ, सबका ये केवल दिल्ली का भी मसला है। राजस्थान में भी अस्पताल काम नहीं कर रहा, राज्यों का है पूरा मसला। राजस्थान में भी चाहे वो कांग्रेस शासित तो विपक्षी शासित हो। सुनो ना, एनएचआरएम घोटाला किसने किया? ये तर्क आप बोलने आप बोलते रहिए। ये केवल जवाब बोल रहे थे जी, राजीव जी जब आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। माफी चाहूंगा, बोलिए। जब आप बोल रहे थे तो हम सारे लोग, पैनल के लोग आदरपूर्वक आपको सुन रहे थे। माफी चाहूंगा। हम ये निवेदन कर रहे हैं कि आप किसे ग्रोथ कहते हैं? हजारों किसान, लाखों किसान आत्महत्या कर रहे हैं, गरीब तन और मन बेचने को मजबूर है, हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है इस देश में। इस देश में गरीबी की परिभाषा जो सरकार नहीं तय कर पाई, और जिसके पास अर्थशास्त्रियों की ऐसी टीम है, उसे जमीनी सच्चाई की जानकारी नहीं है। लोग मर रहे हैं कुपोषण के कारण, लोग दवाई के अभाव में मर रहे हैं। मैं आर्थिक नीति की बात कर रहा था, मैं अस्पतालों की अव्यवस्था की बात नहीं कर रहा था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार की अर्थनीति पूरी की पूरी चिकित्सा क्षेत्र से, शिक्षा क्षेत्र से पूरी तरह से अपने दायित्वों को निर्वहन न करते हुए पलायन कर जाने की है। और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में देश का आर्थिक दिवालियापन उजागर हुआ है। आप आर्थिक विकास की बात कर रहे थे, औद्योगिक विकास घटा, कृषि विकास घटा, किसी भी क्षेत्र का विकास घटा, सभी क्षेत्रों का जहां जहां तक अर्थशास्त्र की पहुंच है। सबसे बड़ी बात कि रुपए का भी अवमूल्यन हो गया। और गांव में, अभी हमारे मित्र कह रहे थे, गांव में किसी व्यक्ति की जेब में जो रुपया है, उस रुपए की ताकत क्या है, परचेजिंग पावर क्या है, एक बात। और रुपया बढ़ा कैसे? क्या किसी योजना से आपने गांव के गरीब की जेब में रुपया बढ़ाने का काम किया है? क्या आपकी आर्थिक नीतियां गांव के गरीब की जेब में रुपया बढ़ाती हैं? क्या आपने रोजगार देने का कोई काम किया है? मनरेगा के माध्यम से गांव के लोगों की आर्थिक क्षमता बढ़ी नहीं, बढ़नी चाहिए थी लेकिन बढ़ी नहीं। तो आप किस आधार पर कहते हैं कि देश का आर्थिक विकास हुआ? ये पूरा जो नया, जो ताजा आंकड़ा है गरीबी का, ये बिल्कुल, इसे अगर मूर्खतापूर्ण कहा जाए, असंसदीय न हो तो मूर्खतापूर्ण है। लेकिन मैं कहूंगा कि ये गरीबों के साथ भद्दा मजाक है, अश्लील मजाक है, निंदनीय है। जी, हमारे साथ सुरभि शुक्ला जी भी हैं, आप दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं, आप लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। सुरभि जी, जो मेरे पास आंकड़े हैं, ये आंकड़े में दैनिक जागरण जो देश का नंबर 1 पेपर होने का दावा है, मैं उसको कोट कर रहा हूं।
ये सारे आंकड़े मैं उसको कोट करते हुए पढ़ रहा हूं, क्योंकि हिंदी भाषी पत्रकार हूं, तो इसलिए हिंदी का अखबार लेकर चीजों को का तर्जुमा करने में ज्यादा यकीन रखता हूं। इसमें इन्होंने एक आंकड़ा दिया, उसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश में 2004-5 में तकरीबन 41% गरीब थे। 2009-10 में मनमोहन सिंह जी की सरकार के आने के तुरंत बाद यह आंकड़ा घटा, 37.7 हुआ, और जब मनमोहन सरकार जी का दूसरा कार्यकाल खत्म होता नजर आ रहा है, भाजपाई खुश हो सकते हैं कि भाजपाई ये दावा करते हैं कि मनमोहन सिंह जी के जाने का वक्त हो गया। इसलिए मैंने ये नहीं कहा कि उनके जाने का वक्त हुआ, मैंने कहा कि जब दूसरा